नमस्कार सभी साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम आपके मध्य में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस, DSSSB व अन्य सभी आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया है? आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये कथन जो है युद्ध और नारी निबंध से है, और ये निबंध किसका है? युद्ध और नारी, महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, क्या करना है? निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो अज्ञेय की रचना है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन की रचना कौन सी है? सतरंगिनी है। रघुवीर सहाय की है सीढ़ियों पर धूप में। सुमित्रा नंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट कौन सा आपका सही होगा? तो वो आपका विकल्प सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ में सुमेलित करना है। यानी किस उपन्यास का कौन सा विषय है ये आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? अजय की डायरी। अजय की डायरी उपन्यास का विषय क्या है? तो इसमें आपका विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि क्या है? अजय की डायरी उपन्यास में विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। फिर अंतराल उपन्यास है, इसमें जो है स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता है अंतराल उपन्यास में। बसंती उपन्यास में क्या है? तो बसंती उपन्यास में जो है महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है बसंती उपन्यास में। और महाभोज उपन्यास का विषय क्या है? तो है समकालीन राजनीतिक परिवेश इसमें दर्शाया गया है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आपका विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है कहनी अन कहनी। ये निबंध किसका है? कहनी अन कहनी धर्मवीर भारती का है। गंधमादन ये किसका है निबंध? तो ये आपके कुबेर नाथ राय का है। जीप पर सवार इल्लियाँ ये किसका है? जीप पर सवार इल्लियाँ तो ये शरद जोशी का निबंध है। मिट्टी की ओर ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। तो ये आपका मिलान कर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्त्री पात्रों को उनके नाटकों के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। ये सभी एक तरफ स्त्री पात्र हैं और नाटकों के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? उर्वी। उर्वी किस नाटक में है? तो उर्वी ये जो है पहला राजा नाटक की पात्र है। फिर है सुंदरी। सुंदरी किस नाटक में है? लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है। फिर वेनुरति है। वेनुरति किस में है? सूर्यमुख नाटक की पात्र है। देवसेना किसकी है? स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। तो ये आपका जो है मिलान कर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी क्या है? उपन्यास दिए गए हैं और उनके पात्रों के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र कौन है? मणिक मुल्ला। ये सूरज का सातवां घोड़ा में है।
मैलांचल उपन्यास का पात्र कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। एक इंच मुस्कान उपन्यास का पात्र कौन है? रंजना है। कौन है? रंजना। फिर तमस उपन्यास का पात्र कौन है? तो तमस उपन्यास का पात्र है नत्थू। ये आपका सही मिलान हो गया। और कूट यदि आप देखेंगे इसमें तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। किसकी रचनाएं हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है हम हसमत। कौन सा है? हम हसमत। हम हसमत ये रचना किसकी है? तो कृष्णाशोक्ति की है। फिर बच्चन निकट से रचना किसकी है? अजीत कुमार की है। इंपॉर्टेंट रचना है बच्चन निकट से, अजीत कुमार की है। फिर माटी की मूर्तें रामरक्ष बेनीपुरी की आप सबको पता ही है। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की, ये भी आपको पता है। तो ये आपका मिलान हो गया और जो आपका आंसर सही हो जाएगा इस प्रश्न में आपका कूट, वो विकल्प बी राइट जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ में सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उत्तर संरचनावाद है। उत्तर संरचनावाद के विचारक कौन है? तो लुई अल्थ्यूसर हैं उत्तर संरचनावाद के विचारक। फिर यथार्थवाद के कौन हैं? जॉर्ज लुकाच यथार्थवाद के हैं। स्वच्छंदतावाद के कौन हैं? तो स्वच्छंदतावाद के आप कौन हो जाएंगे? स्वच्छंदतावाद के आपके रॉबर्ट बर्न्स हैं स्वच्छंदतावाद के। फिर उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक कौन है? तो उत्तर आधुनिकता के कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक जेम्सन, ये आपके हो जाएंगे। ये आपका मिलान कर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली और छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से जो बिहारी वर्ग में नहीं आती, आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये किस में आती है? पूर्वी हिंदी वर्ग में। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तो बिहारी में आती ही है। फिर अगला है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। ये कथन किस विद्वान का है? सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रेयर्सन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। किसका कथन है ये? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? मुनिजिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। किसका ये जो है कथन है? तो आप सभी का जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये कथन शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। इसमें गगन गुफा का अर्थ क्या है? आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र। तो इसमें गगन गुफा का अर्थ क्या हो जाएगा? सहस्त्रार चक्र इसका अर्थ है। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। गगन गुफा का अर्थ मतलब क्या है? सहस्त्रार चक्र। फिर आपका प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण किस प्रकार के हैं? बताना है आपको। लोकहित रक्षक, लोकनिरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वो किस प्रकार के हैं? तो लोकनिरपेक्ष हैं। कैसे हैं? लोकनिरपेक्ष हैं हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? यानी शिव हैं, याज्ञवल्क्य हैं, काकभुसुंडी हैं, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह उक्त किससे कहलवाई है?
तो यह उक्त स्वयं जो है भगवान शिव की है। विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? नहीं पूछा जा रहा है। चिंतामणि, मतिराम, राम सहाय, अमीरदास, इसमें किसने जो है सतसई नहीं लिखी है? तो चिंतामणि ने नहीं लिखी है, बाकी राम सहाय, मतिराम, अमीरदास ने सतसई लिखी है, यानी रचना सतसई नाम से की है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, कौन सी रचना इनमें से नहीं है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये स्वप्न नहीं है, बाकी प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, ये तीनों रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की हैं। फिर आपका प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी है अंबिका दत्त व्यास। प्रेम शतक किसकी रचना है? तो आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब प्रेम शतक रचना किसकी है? वियोगी हरि जी की। किसकी है? वियोगी हरि जी की। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋत संहार के रचयिता हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह भक्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। ऋत संहार के रचयिता कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक ने जो है ऋत संहार नाम से रचना की है। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आदर्श दंपत्ति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। अगला प्रश्न है, तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। तपेदिक की मरीज है कौन? मन्नू। तो इसकी कथा जो है किस कहानी में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बादलों के घेरे कहानी में कथा है मन्नू की। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्तियाँ किस निबंध से हैं? श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। किस निबंध की ये पंक्तियाँ हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भाव या मनोविकार निबंध, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। अगला प्रश्न है, बटवृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बटवृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है ये? तो आपका हो जाएगा विकल्प बी, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, ये तो है। दिल एक सादा कागज भी है, कटरा बियारजू भी है। जो नहीं है राही मासूम रजा का उपन्यास, तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समर शेष है। समर शेष किसका उपन्यास? आप सभी को कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्तिमार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। कथन किसका है? बताना है आप सभी को। रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे? नहीं पूछा जा रहा है। आई ए रिचर्ड्स थे, बेनेडिक्टो क्रोचे थे, सिगमंड फ्रायड भी थे। और जो नहीं थे 20वीं शताब्दी में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सैमुअल टेलर कॉलरिज, यानी विकल्प बी आपका उत्तर हो जाएगा। ये 20वीं शताब्दी के नहीं हैं। आई ए रिचर्ड्स, क्रोचे और सिगमंड फ्रायड ये सभी
20वीं शताब्दी के पाश्चात्य विचारक हैं। फिर आपका प्रश्न है क्या है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। देखते हैं हम लोग कौन सी विशेषताएं हैं रास पंचाध्यायी की। तो ये रोला छंद में लिखी गई रचना है, ये तो ठीक है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, ये भी बात सही है। इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी बात सही है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती, ये गलत है। तो ए बी सी 3 बातें सही हैं रास पंचाध्यायी के संबंध में। ये तीनों बातें जो है शुक्ल जी ने अपने इतिहास में कही हैं। और ए बी सी ये किस विकल्प में है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। कौन से युग्म सही पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं हम लोग कौन से सही हैं। तो विष्णुप्रिया क्या ये खंड काव्य है, बिल्कुल है, यानी सही है। फिर सिद्धराज खंड काव्य है, ये भी सही है। साकेत महाकाव्य है, ये भी सही है। जय भारत ये जो है ये मुक्तक काव्य क्या है, नहीं है, यानी ये भी क्या है आपका खंड काव्य है। तो ए बी सी 3 बातें सही हैं। ए बी सी आपका उत्तर ए बी सी वाला हो जाएगा। आगे ए बी सी कहाँ पर है, विकल्प सी में है, जो आपका जवाब हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है, बताना है आप सभी लोगों को। तो सिपाही और क्या है पुष्प की अभिलाषा, इन दोनों का संबंध किससे है, माखनलाल चतुर्वेदी से है, यानी कि ए और डी ये आपका उत्तर हो जाएगा। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, विकल्प भी आपका उत्तर होगा। फिर आपका प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। अरविंद दर्शन का प्रभाव किन रचनाओं पर है, ये है आपको बताना है। तो एक रचना है सवर्ण और उसके साथ साथ में है रजत शिखर, ये 2 रचनाएं हैं जिनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। सवर्ण और रजत शिखर, यानी बी और सी आपका उत्तर हो जाएगा। बी और सी किस में है, विकल्प सी में है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन से हैं। देखते हैं हम लोग विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन से हैं। तो वे दिन भी ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। रुकोगी नहीं राधिका ये भी विदेशी पृष्ठभूमि पर है। फिर है 7 नदियाँ एक समंदर, ये भी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। और उस शहर तक ये विदेशी पृष्ठभूमि पर नहीं है। तो वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समंदर, ये तीनों जो है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी आपका ये जवाब माना जाएगा, ए बी सी। फिर अगला प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं इनमें से। देखते हैं तो झूठा सच और तमस ये दोनों क्या हैं, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ए और बी कहाँ है, आपका विकल्प बी में है, और यही विकल्प भी आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, जैनेंद्र की कहानियों के पात्र कौन से हैं, ये आपको बताना है। कौन है जैनेंद्र की कहानियों के पात्र, देखते हैं हम लोग। तो शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो ये तीनों जो है जैनेंद्र की कहानियों के पात्र हैं, यानी ए बी सी। ए बी सी आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह, आओ बैठ लें कुछ देर, क्या ये है, ये तो नहीं है। सदाचार का तावीज़ ये तो है। तुलसीदास चंदन घिसें ये भी परसाई जी का निबंध संग्रह है। आवारा भीड़ के खतरे ये भी है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी सी डी। ये तीनों जो है सदाचार का तावीज़, तुलसीदास चंदन घिसें, आवारा भीड़ के खतरे, ये सब हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह हैं। और बी सी डी ये आपका किस में है, तो वो आपका विकल्प डी आंसर हो जाएगा।
फिर है निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। देखते हैं हम लोग आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। तो तिरस्कृत, ये तो आत्मकथा है, तिरस्कृत है। फिर अपनी धरती अपने लोग, ये भी आत्मकथा है। फिर सहचर है समय, ये भी आत्मकथा है। और बसंत से पतझड़ तक के नहीं है। तो तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, यानी ABD विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या हैं, आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सभी आचार्य आपके सामने हैं। इनमें से कालक्रम के अनुसार सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यानी पहले रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर मध्वाचार्य, फिर वल्लभाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या होगा। विकल्प आप सभी के सामने हैं, क्या हो जाएगा अंधा युग नाटकों का, यानी क्रम से कौन से शीर्षक आएंगे ये आपको बताना है इस प्रश्न के लिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प डी, पहले कौरव नगरी है, फिर पशु का उदय है, फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, गांधारी का शाप है, फिर विजय क्रमिक आत्महत्या है जो अंतिम इसका माना जाता है। फिर अगला है कालक्रम की दृष्टि से साहित्यिक सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या होगा, बताना है। यानी कौन सा सिद्धांत पहले आया, कौन सा बाद में आया। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। यानी पहले रस संप्रदाय आया, फिर अलंकार संप्रदाय, फिर रीत संप्रदाय, उसके बाद में ध्वनि संप्रदाय आया, और उसके भी बाद में औचित्य संप्रदाय आता है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या है, तर्क और स्थापना दी गई है। देखते हैं हम लोग क्या मामला है इस प्रश्न में, तर्क और स्थापना में कौन सही कौन गलत है। तो सबसे पहले अभिकथन है काव्य और कला सृजन का फल है, क्या ये बात सही है, काव्य और कला सृजन का फल है। तो ये बात तो सही है। फिर है क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है, क्या ये बात सही है। तो ये भी बात सत्य है, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभाव और दबावों से जूझता है। तो ए सही है और आर भी सही है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, ए आर सही है, यानी दोनों सही है। फिर जो है अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें भी अभिकथन है संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, क्या ये बात सही है। तो ये तो सही है, संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। फिर तर्क है क्योंकि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं, क्या ये सही है। तो ये भी सही है, क्योंकि विभाव अनुभाव संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक होते हैं। तो यानी ए सही और आर सही। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही आर सही किस में है, विकल्प बी में है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी जो है कथन और कारण है। क्या कहा जा रहा है, सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं, क्या ये बात सत्य है। तो ये बिल्कुल सही है, सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। फिर है लेकिन इसका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता, ये गलत हो गया। यानी अलंकार है तो कल्पना से कोई संबंध नहीं सौंदर्य का, ये तो नहीं चलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही आर गलत। ए सही आर गलत कहाँ है, वो आपका विकल्प ए में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ में सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी पंक्ति किसकी है। तो सबसे पहले पंडी साल सत्त बखाड़ा, ये पंक्ति किसकी है। तो ये तो सरैपा की है, पंडी पक सगल सत्त बखाड़े। फिर है नवलख पातर आगे नाचे पीछे साहज अखाड़ा रे, ये किसकी है। तो ये तो गोरखनाथ की प्रसिद्ध पंक्ति है। फिर 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, ये किसकी है, ये आप सभी जानते हैं, जगनिक की पंक्ति है। बज्जी घोर निशान रान चौहान चहुदिस, और ये जो है चंदवरदाई की
पृथ्वीराज रासो से पंक्ति है, बज्जी घोर निशान रान चौहान चहुदिस। ये आपका मिलान हो गया है, यहाँ पर कर दिया गया है। और जो आपका आंसर सही हो जाएगा कूट के रूप में, वो आपका विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। फिर क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी क्या है, पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके साथ में मिलान करना है। तो जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप पुहुप वास्ते पात्रा ऐसा तत्वनुप, ये तो पंक्त कबीर की है। और मन जान कवित्य सकीना मकु यारा है जगत मा चीन्हा, ये तो जयसी के पद्मावत महाकाव्य की पंक्ति है। हरि है राजनीत पढ़िया, ये तो सूरदास की पंक्ति है। और अंतिम है नमामि नमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो ये आपका मिलान कर दिया गया है और इसमें जो आपका विकल्प सही होगा उत्तर, वो डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ क्या है, रचनाएं दी गई हैं और उनके रचयिताओं के साथ में आपको सुमेलित करना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है अलंकार प्रकाश। अलंकार प्रकाश ये रचना किसकी है, बताना है आप लोगों को। अलंकार प्रकाश रचना किसकी है, तो ये भूषण जी की है। फिर अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की है। और आलम की है। और रतन हजारा किसकी है, तो रतन हजारा ये रसनिधि जी की रचना है। यानी अलंकार प्रकाश भूषण, अंग दर्पण रसलीन, आलम के लिए आलम, रतन हजारा रसनिधि की रचना है। तो ये जो है आपका मिलान कर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ में आपको सुमेलित करना है, यानी कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है ये आपको बताना है। तो पश्चिमी पहाड़ी जो है सबसे पहले, ये कहाँ, शिमला में बोली जाती है। फिर है मध्यवर्ती पहाड़ी, ये कहाँ बोली जाती है, गढ़वाल में। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो भोजपुरी आपके गाजीपुर में बोली जाती है। और फिर मगही है, मगही ये पटना में बोली जाती है। यानी मध्यवर्ती पहाड़ी शिमला में, पश्चिमी पहाड़ी शिमला में, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में, भोजपुरी गाजीपुर में और मगही पटना में बोली जाती है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इसमें कूट कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा, तो वो विकल्प जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी क्या है, कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले अष्टयाम किसकी है, ये नाभादास की है। वीर सिंह देवचरित रचना किसकी है, तो केशवदास की है। रसमंजरी ये किसकी है, तो रसमंजरी नंददास की है। और केलिमाल किसकी है, तो केलिमाल ये रचना आपके किसकी हो जाएगी, स्वामी हरिदास जी की केलिमाल है। ये आपका मिलान कर दिया गया है। और इसमें आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा, वो विकल्प आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ क्या करना है, कुछ कवियों का जन्म स्थान दिया गया है और उन कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ में आपको सुमेलित करना है किस कवि का जन्म जो है कहाँ होता है। तो सबसे पहले गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ होता, तलवंडी। फिर दादू दयाल का जन्म कहाँ होता है, अहमदाबाद में होता है। धर्मदास का कहाँ होता है, तो धर्मदास का जन्म बांधवगढ़ में होता है। और सुंदरदास का कहाँ होता है, सुंदरदास का देवसा में होता है। गुरु नानक का तलवंडी, दादू दयाल का अहमदाबाद, धर्मदास का बांधवगढ़, सुंदरदास का देवसा में। ये आपका मिलान हो गया। और कूट आपका कौन सा सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो विकल्प डी ही आपका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो भाषा भूषण ये जसवंत सिंह की है, आप सब जानते हैं। अलंकार पंचाशिका मतिराम की है, ये भी रचना आपको पता है। विष्णुपद कीर्तन ये रसनिधि की रचना है, विष्णुपद कीर्तन। और रसविलास किसकी है, तो रसविलास आपके जो है चिंतामणि की रचना है, रसविलास। मिलान हो गया। और कूट कौन सा आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो आपका जवाब होगा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कवियों को क्या करना है,
उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इनकी प्रवृत्ति क्या है। तो सबसे पहले स्वामी हरिदास हैं, ये मधुरोपासक भक्त हैं। स्वामी हरिदास क्या है? मधुरोपासक भक्त हैं। फिर मलुकदास जी ये निर्गुणोपासक भक्त हैं। मलुकदास जी निर्गुणोपासक भक्त हो गए। फिर कड़हपा ये निरीश्वरवादी हैं, यानी ईश्वर को ये नहीं मानते थे कड़हपा। फिर कुतुबन कैसे हैं? कुतुबन एकेश्वरवादी हैं। किस प्रकार के हैं कुतुबन? एकेश्वरवादी हैं। यानी स्वामी हरदास कैसे हैं? मधुरोपासक हैं। मलुकदास कैसे हैं? निर्गुणोपासक हैं। और कड़हपा आपके निरीश्वरवादी हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। और कुतुबन ये कैसे हैं? एकेश्वरवादी, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यदि अलग से भी प्रश्न पूछा गया एग्ज़ाम में तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये आपका मिलान कर दिया गया है। और कौन सा कूट सही हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प बी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ क्या है? निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ में सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किस कवि की है। तो नदी की बांक पर छाया, ये कविता किसकी है? अज्ञे की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। आज नदी बिल्कुल उदास थी। ठंडा लोहा आप लोग जानते धर्मवीर भारती है कि कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। और इसमें कौन सा कूट आपका उत्तर हो जाएगा? तो विकल्प बी ही आपका सही जवाब है। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से आपको सुमेलित करना है। यानी सभी पुरुष पात्र हैं और उनके चरित्र की विशेषताएं क्या हैं उससे आपको करना है मिलान। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है? मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र किसमें है? मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र तो वो आपका है किसमें? आत्मजयी रचना जो कुंवर नारायण की है, उसका जो वाजश्रवा है वो मृत्यु के प्रश्न से जूझता हुआ पात्र है। फिर क्या है? काम अध्यात्म से जूझता हुआ पात्र किसमें है? तो काम अध्यात्म से जूझता हुआ पात्र किसमें है? वो आपका उर्वशी में है, पुरुरुआ। ये काम अध्यात्म से जूझता हुआ है। फिर है युद्ध के प्रश्न से जूझता हुआ पात्र कौन सा है? तो संशय की एक रात नरेश मेहता में राम के मन का संशय इसमें दिखाया गया है। युद्ध के प्रश्न से जूझता हुआ पात्र है। और फिर अगला क्या है? अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कौन सा है? तो वो अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र जो है कामायनी का मनु है। कौन है? कामायनी का मनु है। तो ये रहा आपका सही मिलान। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर माना जाएगा कूट के रूप में, विकल्प भी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से कई सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक करिए, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। और हम मिलेंगे आप सभी को अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।